हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम राजस्थान बोर्ड क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान का संपूर्ण पेपर हल करने वाले हैं। ऐसा पेपर जो कि आपके 28 मार्च 2025 क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के पेपर में जो भी प्रश्न आने वाले हैं हुबहू आपको वही प्रश्न आप सभी को इस क्लास में आपको हल करवाने वाला हूँ। ऐसे ही प्रश्न आपको हुबहू जो है एग्जाम के रियल बोर्ड के पेपर में आपको मिलने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है ये, जो कि राजस्थान बोर्ड परीक्षा जो 28 मार्च को जो आपका पॉलिटिकल साइंस का जो यहाँ पर पेपर होगा उसके लिए ये रामबाण क्वेश्चंस होंगे। ये रामबाण मॉडल पेपर है। आप सभी के लिए अच्छे से मैं आपको ये विद आंसर सॉल्यूशंस करवाऊंगा। अच्छे से आपको यहाँ पर देखना है। ये क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है, इसलिए अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले इस क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को क्या करना है, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12वीं पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। संपूर्ण मॉडल पेपर हल करवाने वाला हूँ विद आंसर, और आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। और जो मैं आंसर बता रहा हूँ, जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ उनको रट लेना है। फाइनल आंसर मैं आपको बताऊंगा और वो का वो यहाँ पर प्रश्न आपके रियल बोर्ड के पेपर में यहाँ पर प्रिंट होने वाला है, ठीक है, ठीक है। रियल बोर्ड के पेपर में आपको वही प्रश्न मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सोवियत संघ कितने गणराज्यों का संघ था। जो सोवियत जो संघ था वो कितने गणराज्यों का संघ था। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा 15 गण जो राज्य थे उनका ये संघ था। कौन सा संघ था? सोवियत संघ था, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं यूरोपीय जो संघ है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी तो 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी। काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं यूरोपीय संघ का कौन सा एक ऐसा देश जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। तो निम्न में से यहाँ पर आप देख सकते हैं जर्मनी है, फ्रांस है, ग्रीस यहाँ पर आप देख सकते हो और इटली है, ठीक है। तो कौन सा स्थायी सदस्य है वर्तमान में, कौन सा है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस है, ठीक है। अब प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, मैं आपको दोनों टाइप्स बता दूं। यूरोपीय संघ का कौन सा एक ऐसा देश निम्नलिखित में से जो कि सुरक्षा परिषद का सदस्य स्थायी सदस्य नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन देके इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जो मैं प्रश्न पूछने के जो तरीके हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ ताकि इस टाइप का प्रश्न आए तो भी आप आंसर दे सके। निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर किए जाने के परिणाम स्वरूप यूरोपीय समुदाय का नाम बदलकर यूरोपीय संघ कर दिया गया था? तो वो कौन सी संधि थी, वो कौन सी ट्रीट यानी संधि थी? तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो maastricht जो संधि थी उसके बाद यूरोपीय जो समुदाय है, ठीक है, समुदाय जो है उसका जो परिवर्तन जो नाम किया वो किस में किया गया? संघ में किया गया, ठीक है। ये ध्यान रखना है, समुदाय और संघ को ध्यान में रखना है क्योंकि यूरोपीय समुदाय था और उसके बाद यूरोपीय क्या हो गया? संघ हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है किस संधि के दौरान हुआ, तो वो maastricht संधि है उसके दौरान हुआ। काफी इंपॉर्टेंट है, हुबहू आपको एग्जाम के पेपर में 28 मार्च 2025 के पेपर में ये प्रश्न आपको मिल सकता है, तो रट लेना है। अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं अंग्रेजी राज के समय किन क्षेत्रों के विभाजित हिस्सों में पूर्वी पाकिस्तान बनाया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बंगाल और असम, ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बंगाल और असम के विभाजित जो हिस्से हैं उनमें पूर्वी पाकिस्तान बनाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं सुरक्षा परिषद कि में अस्थायी जो सदस्य है वो कितने वर्षों के लिए चुना जाता है। जो अस्थायी जो सदस्य है उनको कितने वर्षों के लिए उनको चुना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 2 वर्ष, ठीक है। तो 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्यों को चुना जाता है। किसमें चुना जाता है? यूएनओ में, ठीक है। यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं जैविक हथियार जो संधि है वो अस्तित्व में कब आई थी, ठीक है। तो यहाँ पर 1972 में आई थी। कब आई थी? 1972 में, यानी स ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। देव स्थानों को मेघालय में किस नाम से जाना जाता है? देव स्थानों को मेघालय में किस नाम से जाना जाता है? तो लिंगदोह के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन।
नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं वैश्वीकरण का विरोध नहीं करता है। तो कौन है जो कि वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन उसका विरोध नहीं करता है? तो बहुराष्ट्रीय जो निगम है वो नहीं करता है। बाकी वर्ल्ड सोशल फोरम, इंडियन नेशनल फोरम और वामपंथ। तो प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि वैश्वीकरण का विरोध करता है, और इन तीनों में से एक ऑप्शन डाल सकते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि प्रश्न बनाने के कई अलग अलग तरीके होते हैं, वो आपको किसी भी तरीके के बोर्ड में प्रश्न मिल सकते हैं। निम्न में से कौन ट्रिस्ट विद डेस्टिनी से संबंधित है? तो कौन है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर पंडित जवाहरलाल जो नेहरू है वो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी से संबंधित है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर होने वाला है राजस्थान बोर्ड क्लास 12 28 मार्च 2025 के पेपर में जो भी प्रश्न आने वाले हैं, किस प्रकार से आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है, सभी जो मैं तरीका है, जो भी आपका करेक्ट जो तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप सभी के लिए, तो रट लीजिए इस पेपर को। आपको क्या करना है? रट लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है। 1948 में भारत के गवर्नर जनरल पद की शपथ किसने ली थी? तो ची राजगोपालाचारी ने ली थी। इसका सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया था? कौन सी आर्थिक प्रणाली थी जो कि स्वतंत्रता के बाद भारत में अपनाई गई थी? इसका सही आंसर क्या होगा? तो कौन सी होगी? मिश्रित। ठीक है, मिश्रित जो थी आर्थिक प्रणाली उसको अपनाया गया था। इसी प्रकार से नेहरू की अगुवाई में भारत ने मार्च 1947 में किस सम्मेलन का आयोजन किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो एशियाई संबंध सम्मेलन का यहाँ पर क्या किया था? आयोजन किया था, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं देश के दूसरे कौन थे प्रधानमंत्री? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के पेपर में ये जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, पहले नहीं दूसरे प्रधानमंत्री। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी थे जो कि दूसरे प्रधानमंत्री थे। ठीक है, जम्मू कश्मीर की संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा दिया गया था? विशेष दर्जा जो है वो कौन से अनुच्छेद के तहत दिया गया? तो 370 अनुच्छेद, आर्टिकल नंबर 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा, ठीक है, विशेष दर्जा दिया गया था अलग नियमों के साथ। ठीक है, अलग नियमों के साथ विशेष दर्जा जो है वो दिया था। कौन सी धारा के अनुसार? अनुच्छेद के अनुसार 370 अनुच्छेद के अनुसार। भारतीय दलीय व्यवस्था का जो स्वरूप है वो यहाँ पर बहुदलीय स्वरूप है। इसका सही आंसर हो जाएगा बहुदलीय। अब बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्त स्थानों वाले जो प्रश्न हैं वो भी आपको एग्जाम के पेपर में दिखने को मिलेंगे। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप सभी के लिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये पेपर आप सभी के लिए। बोर्ड पेपर यानी राजनीतिक पेपर के जो यहाँ पर ये प्रश्न, सभी जो प्रश्न है वो रामबाण साबित होने वाला है, यानी हुबहू आपको 28 मार्च 2025 के पेपर में हुबहू ये प्रश्न मिलने वाला है। बांग्लादेश का उदय, ठीक है, कब हुआ? भारत और पाकिस्तान युद्ध का परिणाम है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो उदय हुआ था 1971 में। कब हुआ था? 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध परिणाम है। तो बांग्लादेश का उदय 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध का परिणाम है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं लिट्टे का पूरा नाम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, LITTE, लिट्टे। तो लिट्टे का पूरा नाम है, यहाँ पर ध्यान से यहाँ पर इसको पढ़ना है। ठीक है, आ सकता है प्रश्न 100%, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, जिसका पूरा नाम हो जाएगा लिबरेशन टाइगर्स। ठीक है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। ठीक है, ऑफ तमिल इलम, ये इसका क्या हो जाएगा? फुल फॉर्म हो जाएगी, इलम, तमिल इलम, ये इसका पूरा नाम हो जाएगा। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर सन कब हस्ताक्षर किए थे? तो 1997 में। ठीक है, 1997 में हस्ताक्षर किए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत में अनुसूचित जनजाति के लोगों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? मूलवासी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूलवासी कहा जाता है। चौधरी शरण सिंह ने कांग्रेस पार्टी से लेकर
कौन सा नाम पार्टी बनाई थी, ठीक है, तो भारतीय दल। कौन सी पार्टी थी, भारतीय दल नाम से जो यहाँ पर पार्टी बनाई थी, भारतीय दल नाम से उन्होंने पार्टी बनाई थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह सभी आपके लिए। तो यहाँ पर DMK दल ने किस भाषा का विरोध किया था, तो हमारी जो मातृभाषा कौन सी है, हिंदी, जो कि उस भाषा का DMK ने क्या किया था, विरोध किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप सभी के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, यानी आपके 12 जो प्रश्न हैं वो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। अब इन प्रश्नों को किस प्रकार से आप जो कॉपी में किस प्रकार से करेंगे, तो ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा किस प्रकार से आप क्या करेंगे, इन प्रश्नों को करने का तरीका, यानी आपकी आंसर शीट में इन प्रश्नों को आप किस प्रकार से करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक फॉर्मेट तैयार करके आपको यहाँ पर आपको क्या मिलेंगी, आंसर शीट मिलेगी, ठीक है, क्या मिलेगी आपको, आंसर शीट मिलेगी, उसमें आप किस प्रकार से करेंगे। बहुत ही बढ़िया तरीका है आप सभी के लिए। ये आपकी रहेगी कॉपी, क्या रहेगी, ये मान लीजिए आपकी क्या है, आंसर शीट है जो कि बोर्ड परीक्षा में मिलेगी, और ये एक रहेगी लाइन, ठीक है। अब यहाँ पर तो आप लिखेंगे प्रश्न संख्या, जैसे मान लीजिए प्रश्न संख्या 1 है, तो ये आप लिखेंगे प्रश्न संख्या 1। अब इस प्रश्न संख्या 1 का पहला है, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे पहला, फिर उसका लिखेंगे उत्तर, तो ठीक है, तो यहाँ पर पहले का उत्तर, ठीक है, पहले का उत्तर लिखेंगे ऑप्शन, तो ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। या फिर लिख सकते हैं जो ऑप्शन में, जैसे 1971 है तो 1971 लिख के और आगे ऑप्शन लिख सकते हैं। और यदि आपका कोई यहाँ पर एक पंक्ति में आंसर है तो आप सीधा सा लिखेंगे, इसके लिए आप क्या लिखेंगे, सीधा सा आप लिख सकते हैं, जैसे प्रश्न संख्या 4 इसका उत्तर, तो इसका लिखेंगे आपका उत्तर, ठीक है। उसके आगे आप लिखेंगे फर्स्ट का उत्तर है या सेकेंड का उत्तर है, ठीक है, और ये एक पंक्ति पर आप आंसर दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आंसर शीट में आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रश्न को हल करना है। क्वेश्चंस को लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप प्रश्न को क्या करें, हल करें। तो ये तरीका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा में उत्तर लिखने का तरीका कहीं ना कहीं आपके स्कोर बढ़ाने में काफ़ी यहाँ पर क्या होता है, हेल्पफुल होता है। इसलिए आपको लिखने का तरीका भी ध्यान रखना चाहिए। स्पष्ट लिखिए, ठीक है, लिखे स्पष्ट लिखे, जो भी अक्षर है वो आपको स्पष्ट दिखाई देने चाहिए, ताकि एग्जामिनर को किसी भी प्रकार की कॉपी चेक करने में यहाँ पर क्या नहीं आए, दिक्कत नहीं आए, आसानी से शब्दों को पढ़ सके और समझ सके। तो अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे अति लघुत्तरात्मक प्रश्न जो कि 12 है। निम्न प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में आपको देना है, अतिरिक्त लिखना नहीं है। देखो यहाँ पर अति आपको नहीं लिखना है, आपको जो पूछा गया है मैं आपको बताऊँ आंसर। देखो यदि आपको पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है, यदि आपको पॉलिटिकल साइंस के पेपर में यदि आपको 90 से मार्क्स अच्छे बनाने हैं, मान लो आपका पेपर है 80 मार्क्स का है, 80 मार्क्स का आपका पेपर है, और आपके यदि आप चाहते हैं कि 70 और 75 मार्क्स मुझे राजनीतिक विज्ञान में मिले, तो आपको करना क्या है, जो प्रश्न पूछा गया है उसका आपको सटीक आंसर देना है। इधर गिधर की बातें या ज़्यादा लिखना नहीं है, यानी जो पूछा गया, जैसे मान लीजिए मैं आपको बता दूं कि NPT है, क्या है NPT, ठीक है ना, जो कि क्या होता है, न्यूक्लियर नॉन, क्या होता है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ठीक है, ट्रीटी होता है। तो ये जो है इसका क्या है, पूरा नाम है। अब आपको इसके बारे में लिखने की आवश्यकता नहीं है, या आपको अतिरिक्त लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस इसका आंसर हो गया कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको सटीक स्पष्ट जो पूछा गया है वही आंसर देना है, तभी आपके पॉलिटिकल में अच्छे मार्क्स बनेंगे, चाहे वो बड़े प्रश्न हो चाहे छोटे प्रश्न हो। जो सीमा दी गई है कि आपको 10 से 20 शब्दों में इसका आंसर लिखना है, तो 10 से 20 शब्दों में ही उसका आंसर होना चाहिए, न कि 40 से 50 शब्दों में। जो आप 40 से 50 शब्दों में लिख रहे हो वो आप अपना खुद का समय क्या कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो, आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने वाले नहीं है। बाकी आप अन्य क्वेश्चंस में अपना जो अन्य क्वेश्चंस का जो टाइम है वो भी आप वेस्ट कर रहे हो। तो आपको समय का टाइम मैनेजमेंट के साथ अच्छे से पेपर को सॉल्व करना है। और जो मैं तरीका बता रहा हूँ आंसर लिखने का, मैं आपको हुबहू अभी जो है यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा किस प्रकार से आंसर लिखना है। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले क्लास को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिए। आगे जो भी मॉडल पेपर आएंगे राजनीतिक विज्ञान के, उनमें से काफ़ी प्रश्न आपको हुबहू,
ठीक है। इस मॉडल पेपर से काफ़ी प्रश्न हुबहू जो है आपको एग्जाम के पेपर में मिलेंगे, 28 मार्च 2025 के पेपर में हुबहू मिलेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सोवियत संघ पर हथियारों की होड़ से क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, हथियारों की होड़ के कारण जो है यहाँ पर सोवियत संघ का सोवियत संघ था उसका क्या प्रभाव, उस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका आप आंसर कैसे लिखेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, एक लाइन में ही होगा। इसका आंसर आपको एक पंक्ति में ही देना है, न कि आपको सोवियत संघ का विवरण करना है या उसके हथियारों की होड़ से प्रभाव पड़ने पर जो कारण है उनको स्पष्ट करना है। सिर्फ आपको इतना सा लिखना है कि सोवियत संघ पर हथियारों की होड़ के कारण जो प्रभाव पड़ा है वो स्पष्ट लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत द्वारा शांति सेना कब और किस देश में भेजी गई। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, तो भारत के द्वारा, किसके द्वारा भेजी गई थी, भारत द्वारा शांति सेना भेजी गई थी। कब भेजी गई थी और किस देश में भेजी गई थी, तो 1987 में भेजी गई थी। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, आंसर देखिए किस प्रकार से लिखा जाता है, तो यहाँ पर लिखोगे भारत द्वारा, यह आंसर इसका है। ठीक है, भारत द्वारा शांति सेना। ठीक है, समझिएगा, आप वर्ड को समझिएगा, 1987 में, ठीक है, श्रीलंका भेजी गई, ये इसका आंसर है। आपको कोई अतिरिक्त लिखना की आवश्यकता नहीं है, श्रीलंका भेजी गई। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। तो ये इसका क्या हो गया, सटीक आंसर हो गया। आपको पूरे वैसे पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई आपका मार्क्स कटेगा नहीं। ठीक है, अब इसकी जगह आप कुछ डिस्क्रिप्टिव लिखोगे, बड़ा लिखोगे, तो भी मार्क्स कितने मिलेंगे, जो इसकी मार्किंग है 2 है, 1 है, जो भी है। इस प्रकार से आपको किसी भी प्रकार से जो प्रश्न है, यहाँ पर जो भी प्रश्न आपको यहाँ पर पूछा गया है, इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। मैंने यहाँ पर शायद ऊपर का यहाँ पर आपको आंसर नहीं बताया, तो जैसे मान लीजिए सोवियत संघ पर हथियारों की होड़ से क्या प्रभाव पड़ा, तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना सा लिखना है। इसका जो सटीक आंसर ये होगा कि सोवियत संघ पर हथियारों की होड़ से ये प्रभाव पड़ा कि सोवियत संघ में यहाँ पर जो प्रौद्योगिकी, ठीक है, प्रौद्योगिकी और बुनियादी जो मामले हैं, प्रौद्योगिकी और बुनियादी मामलों में पश्चिमी जो देश हैं उनकी तुलना में क्या रह गया, पीछे रह गया। ये इसका क्या हो जाएगा, सटीक आंसर हो जाएगा। फिर मैंने इसका आंसर आपको बता दिया है। फिर भारत ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था। ठीक है, तो सीधा सा शॉर्ट है। ठीक है, तो कब किया था, 2001 में किया था। सीधा सा इसका आंसर है कि भारत ने 2001 में ऊर्जा संरक्षण एक्ट, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित किया। आर्थिक वैश्वीकरण का एक लाभ लिखना है कि आर्थिक वैश्वीकरण का क्या लाभ होता है, तो सीधा सा लाभ है, क्या हो रहा है, आर्थिक समृद्धि हो रही है। आर्थिक वैश्वीकरण क्या हो रही है, आर्थिक समृद्धि होगी। ठीक है, ये इसका यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वतंत्र भारत के समक्ष विकास के कौन कौन से 2 मॉडल थे। ठीक है ना, जो 2 मॉडल है वो कौन कौन से थे, तो एक तो था पूंजीवादी मॉडल। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक तो था पूंजीवादी मॉडल और एक था समाजवादी मॉडल। ये इसकी क्या हो जाएंगे, 2 मॉडल हो जाएंगे, यानी ये इसके क्या हो जाएंगे, सटीक आंसर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको सटीक आंसर देने यहाँ पर देने हैं, लिखने हैं। भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे, तो यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वो क्या थे, पहले, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको आंसर लिखने हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं 1984 में स्वर्ण मंदिर में हुई सैनिक कार्रवाई को किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर उसको जाना जाता है ऑपरेशन ब्लू स्टार्स नाम से। ऑपरेशन ब्लू स्टार नाम से जाना जाता है। ठीक है, बॉम्बसेप का पूरा नाम, बामसेप है ना, उसका पूरा नाम क्या है, तो बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज। ठीक है, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्पावर फेडरेशन, क्या हो जाएगा, बैकवर्ड, ठीक है ना, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज, ठीक है, एम्पावर का अर्थ क्या होता है, सशक्त, ठीक है ना, और फेडरेशन, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, पूरा नाम हो जाएगा। राजीव गांधी की हत्या के जिम्मेदार कौन थे, ठीक है ना,
हत्या के जिम्मेदार कौन थे? तो लिटे से जुड़े जो श्रीलंकाई जो तमिल थे वो कौन थे? राजीव की हत्या के थे क्या थे? जिम्मेदार थे। इसी प्रकार से नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं खंड ब। खंड ब में यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है खंड ब, जिसकी उत्तर सीमा लगभग 50 शब्दों में होगी। अब आपको इसमें एक लाइन में उत्तर देने की आवश्यकता नहीं होगी, एक लाइन में उत्तर देते हैं तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, ठीक है ना। क्या होंगे? आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दक्षिण एशिया के देशों की राजनीतिक प्रणाली को इंगित करना है, ठीक है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं सोवियत संघ। सोवियत संघ की गैर मौजूदगी में अमेरिका एकमात्र महाशक्ति है, इस कथन के सत्यापन में कोई दो तर्क बताने हैं। अपराध विरोधी अप्रोध नीति क्या है? विश्व जलवायु परिवर्तन बैठक के विषय में आप क्या जानते हैं? तो ये कौन से आंसर होंगे? आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर देने होंगे, ठीक है ना। 1940 में 1950 के दशक में नियोजन के पक्ष में दुनिया भर में हवा क्यों बह रही थी? ठीक है, इनका आंसर आपको थोड़ा सोच समझकर और सटीक आंसर आपको देना होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत और पाक, भारत सिंध और भारत पाक, यहाँ मैं लिख लेता हूँ भारत, ठीक है। इनमें आपको सही जोड़ा मिलाना है, ठीक है ना, सही आपको यहाँ पर आंसर बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत और सिंध का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो 1962 में हुआ था, ठीक है। भारत और किसका युद्ध हुआ था? भारत सिंध के मध्य युद्ध लड़ा गया था। भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965 में, ठीक है ना। ब्रिटेन और मिस्र का जो युद्ध हुआ था वो यहाँ पर 1956 में हुआ था। और पंचशील जो समझौता हुआ था वो 1954 में हुआ था। तो ये इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा? सही मिलान होगा। और मिलान वाला भी आपके सामने एक प्रश्न जरूर आएगा। के कामराज जो है वो कौन थे? के कामराज है वो यहाँ पर कौन थे? ये भी इसका यहाँ पर आप देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1974 की रेल हड़ताल जो हुई, 1970 में रेल की हड़ताल हुई थी, तो उस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। सबसे पहले 1971 की रेल हड़ताल हुई तो उसके क्या क्या कारण थे? क्या क्या कारण थे? अब कारण है तो उसका क्या परिणाम निकला? हड़ताल हुई तो उसका कुछ परिणाम निकला होगा, या तो उसके फेवर में होगा या फिर ऑपोजिशन में कुछ ना कुछ तो परिणाम निकल रहा होगा। तो उसका कारण और प्रभाव परिणाम आपको इस प्रकार से आप इनका आंसर पॉइंट वाइज में भी लिख सकते हैं। यानी आपको आंसर जो बड़े प्रश्न हैं, ठीक है, ये तो 50 शब्द है तो इसका तो आप 2, 3, 4 लाइनों में लिख सकते हो, लेकिन 100 शब्दों में जब आंसर देने का आपको कहा जाएगा तो आपको आंसर किस प्रकार से देने होंगे? पॉइंट वाइज देने होंगे। रामायण आपको नहीं लिखनी है, महाभारत लिखनी नहीं है, ठीक है। 1990 के पश्चात भारत में राजनीतिक दलों के कौन से गठबंधन उभरे? इस परिवर्तन के किन्हीं दो परिणामों को उजागर कीजिए। तो इसमें आप कैसा आंसर दे सकते हैं? पॉइंट वाइज आंसर दे सकते हो। आपका रामायण महाभारत पढ़ने के लिए किसी को भी समय नहीं है, आप रामायण महाभारत लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। जितना आप सटीक पॉइंट वाइज आंसर देंगे उतने ही आपको क्या मिलेंगे? अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आसियान, ठीक है, आपने सब ने देखा होगा आसियान, ठीक है ना, उभरता हुआ तेजी से बढ़ता हुआ एक बहुत ही क्या है? एक क्षेत्रीय संगठन है। आपने सुना भी होगा आसियान के बारे में, क्षेत्रीय संगठन, ठीक है, 8 लगभग देश हैं। इस कथन के पक्ष में 4 तर्क दीजिए। अब कथन क्या है कि आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है, तो क्यों है? सबसे पहले तो क्यों? अब इसमें आप ऐसा नहीं लिखेंगे कि आसियान का पूरा नाम ये है, आसियान में ये जो है इसका संरचनात्मक ढांचा ये है, या इस आसियान के ये कार्य है, या आसियान के बारे में जो आसियान है इसका पूरा नाम ये है, इसका हेडक्वार्टर वहाँ पर है, इसमें इतने देश सम्मिलित है, ये देश इस दिन सम्मिलित हुआ। ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, और ये आप लिखेंगे तो आपको 1 से 2 मार्क्स भी आपको नहीं मिलेंगे। ध्यान से आप सुने, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप ध्यान से सुने, इसमें आपको 1 से 2 मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। लिखना आपको ऐसा होगा जैसे आसियान से तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है, इस कथन को स्पष्ट करना है। इसमें आपको 4 तर्क बताने हैं कि भाई है बढ़ता हुआ एक क्या है? क्षेत्रीय संगठन है, लेकिन वाई क्यों है वो?
किसमें पीछे पीछे जो 4 जो तर्क दिए गए हैं वो आपको बताना है। जो इसने जो श्रेष्ठ कार्य किया है कि इसकी आसियान की वजह से आज ये सरमदी हुई है, एक ये कार्य हुआ है, तो वो आप तर्क के आधार पर लिखेंगे तो वो इसका आपका क्या हो जाएगा, सटीक आंसर होगा। इसका पूरा नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसका संगठनात्मक ढांचा, संरचनात्मक ढांचा आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको ये प्रश्न यदि कठिन लग रहा है तो उस अथवा वाला जो है चीन के साथ भारत के संबंध को बेहतर बनाने के लिए आप क्या सुझाव देंगे, तो इसमें आप अपने खुद के सुझाव देंगे, लेकिन इसका भी आंसर आप ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक आप हो पॉइंट वाइज में देंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, स्पष्ट रूप से लिख पाएंगे। एग्जामिनर जो होगा कॉपी चेक करने वाला होगा, वो भी आपके आसानी से क्या करेगा, चेक कर सकता है। अब देखिए विश्व व्यापार संगठन पर टिप्पणी लिखना है। अब देखिए इसको समझिए आप, ठीक है ना, डब्ल्यू विश्व व्यापार, ठीक है, WT ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, इसमें आप लिख सकते हैं इसका, अब इसकी क्या स्थापना हुई, ठीक है, इसके बारे में, इसके पूरे संगठनात्मक ढांचे के बारे में, संरचनात्मक ढांचे के बारे में। अब इसमें आप पॉइंट बनाकर आसानी से इसकी टिप्पणी कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की रचना में स्थायी और अस्थायी सदस्यों को दिए गए विशेषाधिकारों में क्या अंतर है वो स्पष्ट करना है। अब इसमें आपको ये नहीं लिखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो यहाँ पर है इसकी ये शक्तियाँ है, इसका पूरा नाम ये है, इसमें इतने देश सम्मिलित है, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो पूछा गया है स्थायी और अस्थायी सदस्यों के संदर्भ में पूछा गया है, उनके भी विशेषाधिकारों के संदर्भ में पूछा गया है, तो उनमें क्या अंतर है वो आपको बताना है। तो इस प्रकार से आपको आंसर देने की कोशिश करनी है, आंसर लिखने की कोशिश करनी है। अब सबसे जो लास्ट जो क्वेश्चन आएगा वो आपके सामने एक राजनीतिक मानचित्र दिया जाएगा, जिसमें कुछ या तो राज्यों के नाम दिए जाएंगे और या फिर आपको राजधानियों के नाम दिए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको समझना है, ये आपके भारत में, ये आपके सामने भारत का मैप है, इसमें आपको अच्छे से भरना होगा कहाँ पर कौन सा देश आया हुआ है, ठीक है। जैसे पश्चिम बंगाल है, मणिपुर है, ठीक है। तो मणिपुर देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मणिपुर, तो मणिपुर आया हुआ है यहाँ पर, देखिए आप ये भी, ये जो है ये है आपका मणिपुर, क्या है, मणिपुर काफ़ी राज्य है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आप देख से मैं आपको बताऊंगा आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश बताऊंगा। तो आंध्र प्रदेश ये वाला जो भाग है ना, ये आया हुआ है आंध्र प्रदेश में। तो सबसे पहले तो आपको एक भारत का जो मैप है उसका प्रिंट निकालना है, उसको पूरे के पूरे प्रिंट करके उसका जो जितने भी राज्यों के नाम सही जो प्रिंट निकालना है, ठीक है। और वो प्रिंट आपको निकाल के इन सभी राज्यों के, जैसे मान लीजिए ये हमारा राजस्थान है, तो आपको पता होगा कि ये राजस्थान है, राजस्थान के पास वाला कौन सा है, गुजरात है, इधर वाला कौन सा है, इधर वाला कौन सा है, ठीक है। तो ये तो आपका है AP यानी आंध्र प्रदेश है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको भारत का पूरा मैप बताना होगा। मुंबई, ठीक है, तो मुंबई कहाँ है, आपको महाराष्ट्र नहीं पूछा है, मुंबई कहाँ है, बनारस है, UP नहीं पूछा है, गोवा कहाँ है, ठीक है, त्रिपुरा कहाँ है। इस प्रकार से आपको इन सभी को बताना है, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, बिहार। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर सांस है कि ये आपको पूछे जा सकते हैं। इनको आपको विशेष तरीके से आपको मैप में अंकित करना है और आपको समझना है कहाँ पर कौन सा स्टेट आया हुआ है या आपको कौन सा शहर आया हुआ है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये पेपर आप सभी के लिए। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स।